भारत के आइकॉन नीतीश राजपूत का स्वागत है। थैंक यू रणवीर। नीतीश राजपूत एक पॉपुलर यूट्यूबर जो अपनी शार्प इनसाइट्स और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के साथ सबकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने जॉन एब्राहम से बात करी थी, तो उन्होंने बोला नीतीश भाई से ये बात करो कि वो इतने गुड लुकिंग है कि उनके गुड लुक्स की वजह से भी लोग उन्हें देख रहे हैं। तो मीडिया प्रोफेशनल मानता नहीं, जब हर तरफ सन्नाटा रहता है तो सुई की आवाज़ भी सुनाई देती है। हमारा मीडिया नहीं सही से काम कर पा रहा, तो ये छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वाह, बहुत सारे लोग न्यूज़ वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी देश का जो ओपिनियन है वो वहीं से बनता है। बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है जहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे डिवाइड रहता है। लेकिन सच बात मैं अगर आपको बताऊँ तो दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ से चलती है, वो है प्रॉफिट। आप करते रहो, ये इसने इन्वेजन किया, इसने ये किया, इसने ये किया, यार यहाँ 50,000 रुपये का फायदा है। वाह, कॉलेज में ना मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। यार हमारी और आपकी जर्नी थोड़ी थोड़ी सेम सी लग रही है। आप गाली देते हो? अब कुछ जवाब नहीं है तो फिर गाली। कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई मैरिज के बाद? एटलीस्ट एक्नॉलेज हो जाती है कि ये चीज़ है। क्या बात बोली आपने। आपको ऐसा लगता है कि अब इंडिया के अंदर इक्वालिटी आ गई है? यहाँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता। सोल्यूशन है। आप चांद पे जाने की बात करो, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आप 5 बजे के बाद घरों से अपनी औरतों को नहीं निकाल सकते। दोस्तों, नीतीश राजपूत एक ऐसे मीडिया पावर हाउस बन चुके हैं जो हमारे देश के फ्यूचर ऑफ मीडिया को डिफाइन करेंगे। ये हमारे देश के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर्स है क्योंकि इनके कंटेंट में है दम। पर आज के पॉडकास्ट में इनके साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल कॉन्वर्सेशन करी है, बहुत ज़्यादा लाइफ ओरिएंटेड, ब्रदरहुड ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन करी है, बहुत चिल्ड आउट पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में से आपको वो तगड़ी इन्फॉर्मेशन जियो पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं मिलेगी। इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको जिंदगी के बारे में, ट्रैवल के बारे में और शांति के बारे में जानने को मिलेगा नीतीश राजपूत और रणवीर अलाहाबादिया के साथ। इट्स नीतीश राजपूत ऑन TRS। भारत के आइकॉन नीतीश राजपूत का स्वागत है। थैंक यू रणवीर। कैसे हो ब्रदर? बहुत ही अच्छा हूँ, और अभी आपसे बात करी मैंने तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो और अच्छा लग रहा है। बहुत सारे दिग्गज आपके फैंस हैं और जब उनसे आपकी बातें होती हैं तो हर कोई आपके रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रेज करता है और ये भी कहा जाता है आपके बारे में कि आप पूरी तरह से एक्चुअली डेटा बैक्ड हो। मतलब आप अच्छा। अपने ओपिनियंस ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, पर इतने ज़्यादा नहीं। आप बेसिकली फैक्ट्स और रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हो। और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आज मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बन गया या फिर कल को मैं फाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो बेसिकली हमें न्यूज़ आर्टिकल जितने भी हैं उनको पढ़ के लोगों के लिए आसान करना होता है चीज़ें, कि वो अच्छे से अपना 30 से 40 मिनट में या फिर 20 मिनट के अंदर वो अपना ओपिनियन बना सके। क्योंकि इससे पहले मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता था, क्योंकि आप 2-2, 3-3 दिन तक एक ही चीज़ देखे जा रहे हो। आप देखे जा रहे हो कि ये वॉर हो रही है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो। उसके बाद भी आप 2 दिन और देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें लोगों का टाइम बचाना है कि भाई एक बार में हम बताएंगे। आपने इसको देख लिया तो आप बड़े से बड़े जगह जाके आप डिस्कशन कर सको, आपको न्यूज़ समझ आ सके। ये चीज़ ने हमने ध्यान दिया इसमें। और आपका कंटेंट एग्जैक्टली ये ही कर रहा है। जब कोई किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है, ये मैंने क्रिकेटर्स के घरों में देखा है, बॉलीवुड के पार्टीज में देखा है कि अगर जियो पॉलिटिक्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस हो रहा है एज अ टॉपिक, आपका नाम लिया जाता है। थैंक यू। कि कोई कुछ कह रहा होता है और कोई दूसरा आके कहता है आपने भी नीतीश का वीडियो देखा है। तो कांग्रेट्स ब्रो। थैंक यू। वैसे मुझे इसके बारे में बिल्कुल ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम इवेंट्स वगैरह में जाता हूँ, या इतने साल बाद आ रहा हूँ आप यहाँ पे आके आपसे मिल रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता रहता। लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अगर ऐसा है तो। आप कैसे हो लाइफ में? कैसे हो लाइफ में? यार बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस पर्टिकुलर टाइम में जो फेस चल रहा है। तो एक्चुअली मेरी एक जर्नी रही है। मैंने अपनी कैंपस प्लेसमेंट के बाद करीब 9 से 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ मैं। क्या करते थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? मैंने एज अ .NET डेवलपर स्टार्ट किया था। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने एक अपनी छोटी सी फर्म एस्टैब्लिश करी, वहाँ पे उस पर काम करना चालू किया, और फिर ये यूट्यूब हुआ, फिर इसमें मैंने बनाना चालू किया। और ये फेज़ मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब खुद डिसाइड करता हूँ कि कभी उठना है। अभी अगर मान लो हम दोनों प्लान करें कहीं चलना है तो मुझे नहीं पूछना, हम चल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मैं जब कॉर्पोरेट में था तो हम लोग जब दिवाली होती थी तो कहते थे कि माँ बाप के पास जाना है किसी और से परमिशन लेने। तो वो लगता ही बड़ी छोटी सी चीज़ है कि एक यार लीव एप्लीकेशन डालनी है, लेकिन कोई और बैठ के डिसाइड करता है कि इसको इसके
घर पे कितने दिन के लिए भेजना है, हम्म, और यहाँ पे बैठ के आप जब आराम से कभी भी कोई भी बात कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। और एक्चुअल में वो करने को मिल रहा है जो मैं कितने टाइम से करना चाहता था। मतलब ये चीज़ तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, और उसके उसके साथ साथ मुझे एक नई इनकम स्ट्रीम भी जनरेट हो रही है। तो ये तो एकदम, अगर किसी ने आज से 10 साल पहले मुझसे कहा होता कि ये लो और लिख लो जो तुम्हें चाहिए, तो मैं इससे बढ़िया लिख नहीं सकता था उस पर कि यार ये चीज़ मैं अचीव करूँ। आपने कभी मॉडलिंग की है नितिश भाई? अरे कॉलेज में करी है। करी है? हाँ हाँ। पहली बार जब आपको स्क्रीन पे देखा तो मुझे लगा कि ये पक्के मॉडल है। तो वो मैंने वैसे तो कभी प्रोफेशनली नहीं करी है, लेकिन मैं हमारे कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर वाला वो हुआ था, तो उसमें उस टाइम पे करा था मैंने। एक्टिंग करनी थी तब? नहीं, एक्टिंग आती नहीं है मेरे को, मतलब करना तो थोड़ा, एक्टिंग आती नहीं है, बहुत अलग क्राफ्ट है, उसके लिए बहुत मेहनत और वो चाहिए, वो है नहीं वो। आपको गर्ल अटेंशन मिलता था स्कूल और कॉलेज में? यार मैं ना हमेशा अपने पूरी जो कॉलेज लाइफ रही है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंपटीशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब में ही रहा हूँ। कम्पिटिटिव थे आप? हाँ, आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना नहीं, मतलब कुछ ना कुछ करके मैं सोशल मीडिया जो था मेरा, वो एक्चुअल में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो गया था। मैंने क्या किया था, एक कन्फेशन करके एक पेज बना दिया था, तो उसमें एक लिंक ऐड कर दिया था, और उस समय वो बहुत चल रहा था। तो अब लोग उस पर क्लिक करते थे और अपनी बात लिखते थे, और उनका नाम नहीं निकल के आता था, और वो बहुत कम टाइम में वो पेज एकदम चल गया कि कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है, अरे यार आज तो उसने ऐसा कर दिया, समझ रहा है। मैं भी मेरे कन्फेशन पेज का एडमिन था। मैं भी रहा, तो फिर तो वो चीज मैंने बनाई, तो बहुत ज्यादा लोग उसको, किसी को पता नहीं था कि एडमिन कौन था। तो मैंने भी जानबूझ के नहीं करा, मैंने कल को ये लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर, क्योंकि उसमें, लेकिन मैं अप्रूव देख के करता था कि लड़ाई झगड़ा ना। उसके बाद भी अब जैसे कोई कपल है तो कोई उसको कमेंट कर दे कि ये तो गलत उसके साथ है, फिर ये शुरू हो गया, अरे यार ये तो एक ही कपड़े पहन के रोज आ रहा है। अब ये यहाँ से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी। तो अप्रूव तो हम करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कमेंट आ जाए तो खुद नहीं पता होता था कौन सी चीज क्या निकल के आ जाएगी। फिर पता चला कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से लड़ गया, फिर सर फोड़ दिया, ये इस लेवल पे आ चुका था। तो हमारे जो कॉलेज के ट्रस्टी थे, जगदम्बिका पाल थे, वो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं एक दिन के, है ना, अभी एमपी है वो। तो वो आए थे और उनके बेटे थे साथ में, और उन्होंने अपना सारी चीज़ें बताई, और उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि यार ये दो ये भी लड़ गए। तो फिर पता चला कि क्या हुआ है, तो बात स्टार्ट हो गई कि कौन है क्या। तो मैं खुद ही चला गया उनके पास, मैंने कहा सर ऐसा है कि ये मैं चला रहा हूँ, मैंने ऐसे कहा, देखो बेटा काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको बंद कर दो आप। तो वो उसी दिन बंद हो गया फिर। लेकिन वो पहली बार मैंने सोशल मीडिया और वो फॉलोवर्स और वो सारी चीजें, वो कमेंट आ रहे हैं, वो चीज मैंने वहां पे एक्सपीरियंस की थी। और वही लड़का आगे जाकर नितिश राजपूत बना। आप आइडियल एल्डर ब्रदर हो, आइडियल सन हो। अच्छा आपको जानकर ये पता चला अच्छा, कि हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बेटा नितिश राजपूत जैसा बने। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप बहुत साफ सुथरे भी हो दिल के पर्सपेक्टिव से, पर बुरा मत मानना, एक ना पॉजिटिव वे है, वो हरामीपंती भी चाहिए रहती है लाइफ में। आई डिडंट नो कि नहीं, वो पॉडकास्ट के भी धीरे धीरे मैं खुलूंगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। आई थिंक कि यूट्यूब की ग्रोथ के लिए वो चाहिए रहता है। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स मिले आज तक, सारों में थोड़ी सी हरामीपंती रहती है। इट्स नीडेड। नहीं, अगर ये तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई यूट्यूबर बना है और उसने कुछ अचीव किया है, तो कुछ तो उसमें है, कुछ तो वो स्मार्ट, वो सीधा साधा नहीं है, वो चीजें बहुत जल्दी सीख रहा है, पकड़ रहा है, देख रहा है, तो कुछ तो है उसमें। कोई ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल हो जाता, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स जो है वो सारी चीजें भी करनी आनी चाहिए, तो वो सब चीजों से लड़के वो आगे बढ़ता है। वो कोई सीधा आदमी एकदम से ऐसे नहीं कह रहे बस आ गया तो जो नहीं हो पाता जिसमें, तो वो नीचे गिरता है। सरल सा सवाल है आपके लिए, व्हाई डू वी गेट पेड? लोग हमें पैसे क्यों देते? हमारी वैल्यू क्या है इस दुनिया में, ये सब हरामीपंती करने के बाद? नहीं, पूरी दुनिया में बिजनेस ही यही है। जहाँ पे अटेंशन है, आप कोई भी तरीके से अगर कहीं से अटेंशन ले, अटेंशन जहाँ भी दुनिया में लोगों की अटेंशन है, वहाँ पे पैसा है। आप टीवी देख रहे हो, वहाँ अटेंशन है। आप मेट्रो का एक स्टेशन है, वहाँ पे अगर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे बोर्ड लगेगा, जहाँ कम भीड़ है वहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। तो अटेंशन ज़्यादा है लोगों की, तो वहाँ पे मिले आपको। भैया कितने सारे यूनिकॉर्न आपने देखा है यूट्यूब के बेसिस पे बने, देखा ना, कि भाई ये तो ठीक है, चलो आपने बना लिया, लेकिन अब आप ये है, ये अगर बताएगा तो ये लोग क्लिक करके वहीं नीचे क्लिक करके उसको देखेंगे। और एक क्रिएटर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सही चीज़ दिखाए, क्योंकि उसको अपने ब्रांड से ज़्यादा अपने जो ऑडियंस है उसके लिए लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल 2 साल का गेम है नहीं। ये अगर आपको प्लान करना है तो आप 5 साल 10 साल करोगे। और लॉजिकली भी आप देखो तो कोई ब्रांड उसी के पास आएगा जिसको ऑडियंस ट्रस्ट करती है, व्यूज़ के बेसिस पे नहीं आता है। आप
आपके ऊपर ट्रस्ट तब करेंगे जब आप उनको उस तरीके का चीज दो, कि भाई हम्म, कोई अच्छी चीज आप उनको दे रहे हो। बहुत ऐसा ओकेजन आते हैं, आपको तो पता होगा कि जब आईपीएल का सीजन आता है तो जो हम 6 महीने 7 महीने में हम जो कमा सकते हैं वो हम 15-20 दिन में कमा सकते हैं, लेकिन वो छोड़ते हैं क्योंकि ये आप सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहे हो आप। बेटिंग एप्स कहते थे, बेटिंग एप्स। हाँ, लेकिन मैं इसमें आपको भी क्रेडिट देना चाहूंगा। मैं मॉन्क के साथ भी मैं डील करता हूँ, तो कुछ तो आप ऐसी एक फिल्टर लगा के रखते हो कि यार इस क्रिएटर के पास कोई ऐसी चीज ना चली जाए कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कुछ गलत चीज आपके पास है कि यार नितिश अरे ये कर लो। क्योंकि क्रिएटर को फाउंडेड स्टार्टअप है, हाँ, तो इथोस पहले से था। हाँ, तब ना मीडिया का इकोसिस्टम थोड़ा सा गंदा था, हम्म, तो उस गंदेपन में कुछ खोलना था कि यार हाँ। जो स्टैंडर्ड। मेरी पहली डील हुई थी वो आप ही के साथ हुई थी। अच्छा, ग्लैड। तो वहां से मुझे पता चला कि विराज और रणवीर ने काफी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, क्योंकि आप प्रोसेस तो कॉपी कर लोगे, आप नई कंपनीज बना लोगे, लेकिन जो कंपनी का कल्चर होता है ना वो कॉपी होता नहीं। और एक चीज और इसमें ऐड करूंगा कि मैंने अभी ये बात करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि इस पूरी जर्नी में मॉन्क भी साथ में रहा है मेरे। आपको याद है आज से 2.5 से 3 साल पहले आपने कहा था नितिश यू आर डूइंग ग्रेट हाँ, और लॉन्ग वे टू गो, और उस समय तो बहुत कम सब्सक्राइबर थे किसी को, तो मैंने कहा यार तब आपको वो लगा। ऐसे ही एक बार विराज प्लेन में ट्रैवल कर रहा था वो, तो उसके आगे कोई देख रहा था मेरी वीडियो, उसने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा, मतलब फोटोग्राफ खींच के भेजी, क्या नितिश ये। तो मतलब जबकि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है आपके साथ, मैं अलग अलग कंपनीज के साथ भी करता हूँ, लेकिन इस पूरी जर्नी में आप एक एक क्रिएटर के साथ हो कि यार ये अगर मैं भेजूंगा तो शायद वो मोटिवेट होगा। आपने भी मैसेज भेजा, मुझे नहीं पता आपको क्या लगा या क्या दिखा, और आज जो आपने बोला था वो हो रही है, दिख रहा है। रियल रिकग्नाइज रियल जैसे कहते हैं, पता चल जाता है कि किसमें एक्चुअली वो दम है टू गो लॉन्ग टर्म विद। उस समय तो मुझे भी नहीं पता था ना। पर हमें पता था तू स्टार है ब्रो। वो तब फील हुआ था तू स्टार है। तो इस जर्नी में आप लोग भी साथ में रहे। नहीं नहीं भाई, आप किल कर रहे हो। एंड अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉन्ग वे टू गो। हाँ। स्केलेबिलिटी नाम की एक चीज होती है, यानी कि वक्त के साथ आपकी बिजनेस की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या है, बेसिकली इसे स्केलेबिलिटी कहते हैं। आप ये मानते हो कि जितने पैसे आज के यूट्यूबर्स कमा रहे उस पॉसिबिलिटी की भी ग्रोथ होगी 10 साल 20 साल बाद? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि क्या आप हमेशा यूट्यूब वीडियोस बनाओगे? क्योंकि बहुत सारों को यहाँ तो बिजनेसेस खोलने हैं, बहुत सारों को बॉलीवुड में ट्राई करना है, बट फॉर रियल क्या हमेशा के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाओगे? अभी तो मजा आ रहा है मुझे, लेकिन मैं आगे का तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मेरी प्लान में ये है कि जैसे आपने अभी पॉडकास्ट पूरे इंडिया में फेमस किया है, डॉक्यूमेंट्री ऐसी है, अभी वही पुराना ट्रेंड चल रहा है, वो थोड़ा सा बोरिंग धीरे धीरे करके म्यूजिक लगा के वो चल रहा है, तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट्री भी हम ला सके। तो इस बारे में तो मैं सोचता हूँ, अब बनने को तो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। हमने कई बार हॉटस्टार और अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी अलग अलग चीज़ें पिच करने की कोशिश की है, तो मतलब कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि वो आइडिया ऐसा रहे, क्योंकि पॉलिटिकल रहता है बहुत ज़्यादा। हर कोई भी हाथ डालने से पहले सोचता है 10 बार कि यार ये करोगे आप, है ना, कि ज्यादा तीखी चीज होगी। हाँ। तो हमें वो भी समझना पड़ेगा कि कैसे कम कंट्रोवर्शियल चीज़ें के साथ आगे बढ़ा जाए। और स्केलेबिलिटी तो है यार यूट्यूब में, मतलब आप चाहो तो, जैसे आप देखते हो जो लोगों को आगे बढ़ते हो, तो स्केलेबिलिटी तो है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे और ज़्यादा अच्छे। मेरे दिल में भी यही गोल है कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं। थोड़े तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं जिंदगी में। मैं मानता हूँ कि मूवीज आपके दिल को शेप अप करते हैं, पॉडकास्ट आपके दिमाग को शेप अप करते हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप अप करते हैं। एज इन दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस जो आपके दिन भर में आप कर रहे हो आपके जॉब की, तो आपका कॉन्शियस माइंड शेप अप हो रहा है। दिल यानी कि जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है पूरी तरह से, आपके इमोशनल डिसीजंस, आई फील कि आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से निकल के आते हैं। और मूवीज और फिक्शन स्टोरीज, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका दिल शेप अप होता है, पर डॉक्यूमेंट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप अप करता है कि आप सोचते रहोगे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में, राइट? कुछ ऐसे 3-4 पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखे होंगे खुद के लाइफ में जिन्होंने आपको थोड़ा सा अफेक्ट किया। वैसे आपके वीडियोस में भी वो डॉक्यूमेंट्री का एलिमेंट दिख जाता है। हाँ, हम लोग 1.5 घंटे की भी वीडियो हमने बनाई है, तो वो उसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाई है कि कैसे कोई एक फॉर्मेट निकल जाए इसी प्रोसेस में। तो जब वो निकलेगा तब फिर हम आगे करेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि उन्हें पता है कि वो एक माइंड बना के जा रहे होते हैं कि अभी मैं शॉर्ट पे जा रहा हूँ, शॉर्ट्स देखने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इतनी देर में मुझे इतना चाहिए, वहाँ थोड़ा सा भी बड़ा चीज़ आई तो हटाएंगे। जैसे मूवी में देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि भाई इतनी देर मुझे मूवी देखनी, तो वहाँ आप खींच दोगे तो चल जाएगा। ऐसे यूट्यूब है, मोबाइल में है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, तो वो चीज़ पे लोगों का ध्यान इकट्ठा करके उनको फिर चीज़ समझाना, तो वो अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ डील करनी होती है। क्या आप ये मानते हो कि भारत में डॉक्यूमेंट्रीज की कमी है? हाँ, है ना? हाँ। अगर कमी नहीं होती तो भारतीय कल्चर अलग होता? आप कह सकते हो कि अगर अच्छी डॉक्यूमेंट्री होती
तो मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा लोग अवेयर होते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रही है और जैसे जैसे लोग ज़्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के बारे में आज की डेट में मैं अकेले भी हूं तो मैं अपना सर्कल लोगों के इंटरव्यू सुन के पॉडकास्ट देख के बिल्डअप कर सकता हूं कि यार हाँ यार ये लोग इस तरीके से सोचते हैं। दिक्कत क्या है इंडिया के अंदर कि बाहर क्या होता है कि न्यूज़ एजेंसीज जो रहती हैं वो बहुत हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। आप एक हाउस ऑफ कार्ड का मेरे ख्याल से एक एपिसोड 30 से 40 करोड़ की उसकी लागत लगती है। वहीं पे बिग बॉस तो 3-4 करोड़ में एक एपिसोड बन जाएगा और उससे ज़्यादा व्यूज़ लेके आएगा। तो डिमांड जब तक नहीं बनेगी तब तक वो चीज़ आएगी नहीं। और न्यूज़ एजेंसी जो इंडिया के अंदर है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी लो कर दी है कि मतलब कोई भी अगर उठ के बनाता है तो उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट बन जाता है। कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री भी मतलब मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंट्री अच्छी लाने की वो हमारे न्यूज़ मीडिया की है। वो ला सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं। वो लोग नहीं ला पा रहे हैं तो अब इंडिविजुअल्स धीरे धीरे करके लाएंगे तो वो जाके चीज़ बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से लेके आते तो शायद ये प्रोसेस जल्दी बढ़ जाता आगे। शायद हम यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स रिवील नहीं कर सकते, पर मेरे काफ़ी दोस्त काम करते हैं न्यूज़ रूम्स में, न्यूज़ की दुनिया में। बहुत सारे लोग न्यूज़ वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की एक राइज हो रही है। लेकिन अभी भी देश का जो ओपिनियन है वो वहीं से बनता है, न्यूज़ रूम। हाँ, अब आप जैसे देखोगे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, आप व्यूज़ वाइज देखोगे तो मे भी हो सकता है पूरे दिन भर में 10,000 लोग देखते हो, 30,000 लोग देखते हो, बहुत कम है ये नंबर। लेकिन वो देश का मूड बनाते हैं, फिर वहाँ से वो टीवी न्यूज़ में जाती हैं चीज़ें, फिर वो लोग मूड बनाते हैं, उसके बाद चीज़ आती है। तो जब तक वो चीज़ रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं कि वो डेड हो गया है। दूसरा ये है कि बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, ये इनके साथ ये हो गया, जो कि होता है, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। आप एक न्यूज़ मीडिया हाउस चलाने के लिए यार 100-200 करोड़ काफ़ी पैसा चाहिए होता है, करोड़ों में चाहिए होता है। आपको पता है, आप भी चलाते हो तो एक मंथली सैलरी होती है, बहुत ग्राउंड पे जाते हैं रिपोर्टर, बहुत पैसा लगता है तो उसको चलाने के लिए। अब ये कमाते कैसे हैं? कमाने के लिए इनके पास बहुत लिमिटेड सोर्स है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है गवर्नमेंट। जो आप ये अलग अलग स्कीम्स आती हैं जी, ठीक है, जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, मतलब जिनको उनको क्रिटिसाइज करना वही उनके कस्टमर हैं, बॉस है। हाँ बॉस हैं। तो अब आप बताइए, अब जैसे आप इलेक्शन आ रहा है, आप अगर क्रिटिसाइज करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये कोई सी योजना है वो उसका ऐड नहीं कराएंगे और बहुत बड़ा बजट होता है, तो आप नहीं करोगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कोई आया मास कम्युनिकेशन पढ़ के आया आईएमसी से बढ़िया और उसने कहा कि नहीं मैं तो चेंज करूंगा, आप दूसरी जगह जाओ। ये जो आपने कहा कि हायरार्की होती है कि देश का मूड सेट होता है पहले न्यूज़पेपर्स की वजह से, फिर न्यूज़ रूम्स की वजह से, फिर बाकी सारे चैनल्स आ जाते हैं जिनमें हम भी इन्वॉल्व है, डिजिटल, हाँ स्पेशली आप और ध्रुव राठी भाई। आप जैसे लोग उस हायरार्की में पहले कब आएंगे हमारी देश की टाइमलाइन में आपके हिसाब से? देखिए, जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी सोर्स जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम मेन उसमें आ नहीं पाएंगे। जैसे मैं अगर कंटेंट बनाता हूँ तो कंटेंट तो चलो बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं हम लोग, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार मैं न्यूज़ मीडिया से पहले तो न्यूज़ पहुंचा नहीं सकता, तो उस गेम में तो ऑलरेडी पीछे हैं हम लोग, ठीक है। अब कैसे फिर हमें सर्वाइव करना है, तो हमें वैल्यू ज़्यादा देनी होगी कि भाई वो उनको ये एडवांटेज है, और वो जब ये चीज़ करते हैं कि ये पहला एडवांटेज उनको रहता है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है ज़्यादा आगे बढ़ने का उसमें। अमेरिका में जैसे अब ये ट्रम्प वर्सेस कमाला का माहौल चल रहा है, कमाला हैरिस किसी भी पॉडकास्ट पे नहीं जा रही, ट्रम्प बहुत सारे पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, और एंड द जनरल पब्लिक परसेप्शन इज कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि पॉडकास्ट में टाइम लिमिट नहीं होता, तो उन्हें रूम मिल रहा है खुद के पूरे ओपिनियन को एक्सप्रेस करने। हाँ, ये चीज़ तो है, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो, ये एक अलग चीज़ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो बहुत कम टाइम में, और लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड करता है। अब जैसे हम लोग बहुत ही अलग अलग फॉर्म में, एक क्रिएटर है, एक अलग क्रिएटर है, तो इनको मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल रहता है। आपने इसको थोड़ा सा इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई तो पता चले दूसरा कोई क्रिएटर आके कहीं कुछ कह रहा है कि यार ये तो बिके हुए हैं। तो जितने अलग अलग क्रिएटर रहते हैं तो एक एडवांटेज रहता है कि क्योंकि सब अलग अलग हैं, एक कोई सिस्टमैटिक तरीके से कोई चीज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल रहता है, और यही एडवांटेज है हमारा। अगर जिस दिन हम न्यूज़ मीडिया की तरह ऑर्गेनाइज हो गए और बड़े बड़े बजट में जाने लगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें भी बिकना पड़ेगा, फिर या तो छोड़ना पड़ेगा या बिकना पड़ेगा।
मैं जेन्युइनली दिल से हम्म, मानता हूँ कि आप, ध्रुव राठी, हम्म, अभिमन्यु, हम्म, आप 3 शायद हमारे देश के सबसे स्किल्ड कंटेंट क्रिएटर्स हो। स्किल्ड, जिस तरह का कंटेंट रिलीज होना चाहिए, इन्हीं 3 चैनल से उस लेवल का कंटेंट रिलीज हो रहा है। स्किल्ड एज इन की अच्छा रिसर्च करने में हम लोग रिसर्च, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन, हेल्पिंग विद थॉट्स, हेल्पिंग विद ओपिनियंस। आप एक्चुअली देश के कल्चर को फ्यूल कर रहे हो। मानते हो ये? हाँ मतलब जब बनाते हैं हम लोग तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि लोग, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन कहाँ से बना रहा हूँ, मैं किसी डेटा को मैं पढ़ के ही तो बनाऊंगा ना अपना ओपिनियन। तो वो पढ़ूं मैं, फिर मैं अपना ओपिनियन बनाऊं, फिर मैं आपको ज्ञान दूं कि यार ये चीज़ ऐसी है। आप लो ना, मैं आपको दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ और अच्छे से दे रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, आप देखो और आप बनाओ। और जब ये होने लगेगा तो हर एक इंडिविजुअल मिलके क्वेश्चन कर सकेगा अलग अलग गवर्नमेंट से। क्रिटिकल रहना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक गवर्नमेंट के लिए। मतलब होता क्या है कि लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं एक गवर्नमेंट के, मतलब एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ना वो गलत चीज़ रहती है। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंटर में भी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर्नाटका में हैं, कुछ कोई पावर में है, पंजाब में पावर में है। तो गवर्नमेंट तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग तरीके से बना रखी है। तो हर एक गवर्नमेंट का हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा। ये मैं हर एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक, होता क्या है कि एक बहुत ही सटल तरीके से सिर्फ एक गवर्नमेंट को पकड़ लेना, और एक बच्चा जो है जो 11th क्लास में 12th क्लास में है उसके दिमाग में नफरत भर देना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। अब वो बड़े होके क्या करेगा, वो अपने दोस्तों में लड़ रहा है, वो बहस कर रहा है लोगों में जाके, जबकि उसको ये समझाना है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इनका सिर्फ और सिर्फ काम में है कि पावर में रहना, ठीक है, पावर में रहना इनका काम है। उसके लिए जो जो चीज़ें होती हैं वो ये करते हैं। कोई रिलीजन की पॉलिटिक्स करेगा उसको पावर में आने के लिए, कोई कास्ट की पॉलिटिक्स करेगा। और नेता कोई ऊपर से नहीं आए हुए हैं, ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है। अगर रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो वो नहीं कर सकता, अगर कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो वो नहीं कर सकता। हमारा आईना होते हैं ये पॉलिटिशियंस, और जब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। अब मान लो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने सोच लिया कि मैं एजुकेशन पे काम करूंगा। अब एजुकेशन ऐसी चीज है, उसमें 30 साल बाद 20 साल बाद जाके उसका इम्पैक्ट दिखेगा, तो वो तो कहेंगे काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो 10 फीट की रोड बनवा दूंगा और ताली बज जाएगी मेरे लिए। तो ये हमें भी इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। एंड एटलीस्ट मेरे लिए मैंने ये देखा कि मेरे सबसे ज़रूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मोमेंट्स ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में निकल के आते हैं। क्या सोचता हूँ आप इस पूरे लाइफ लॉन्ग सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रोथ मेंटालिटी के बारे में? क्योंकि जितना मैंने समझा ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई फील कि भारत में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कल्चर बस आने लगा थोड़ा बहुत। सही कहा, गलत कहा? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरे को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए होगी कि आप क्या इसका मतलब है। हाँ। इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक दूसरा सवाल मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भारत में बिग बॉस क्यों चलता है इतना ज्यादा, जबकि डॉक्यूमेंट्रीज, हाँ। नीतीश राजपूत, ऐसे चैनल्स, ऐसे कंटेंट पीसेस चलने चाहिए। तो अब जैसे क्या रहता है, हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये भी बनानी होगी कि यार एक आदमी 9 घंटे जॉब करके आया है, टाइम पास चाहिए। अब उसको फिर एक और सिरदर्दी नहीं चाहिए। मतलब हर एक कंटेंट की वैल्यू है। वो देख रहा है, कोई गिर गया, किसी ने गाली दे दी, उसको हंसी आ गई, उसने मीम देख लिया, उसने बिग बॉस देख लिया, तो ये चीज भी आपको उसमें देखनी पड़ेगी कि क्या हम तो कह रहे हैं कि यार ये देखना चाहिए, लेकिन जो कंज्यूम कर रहा है वो कंटेंट, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या। हम मतलब क्यों ही डिसाइड करें कि आप कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हमें देखना पड़ेगा ना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इंडियंस, बहुत ज़्यादा, बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, तो हम लोगों की नीड भी अलग अलग हो रहती है। फल नहीं मिलते पर उतने बड़े। हाँ, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, हम लोग सर्विस बेस्ड चीज़ों में ज़्यादा हैं। कंप्यूटर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय हम लोग बहुत पीछे रह गए, भुखमरी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन एज आई है, इसमें हम लोग AI वगैरह में कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जाके जल्दी से जल्दी मिल सके। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। आप देखोगे कि पेट निकल गया है, अच्छा, आप समझ रहे हो, वो इसलिए नहीं निकला है कि उसने ज़्यादा खाना खा लिया, वो इसलिए निकला है कि वो काम कर रहा है, वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम कर रहा है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम इतने ज़्यादा इंजीनियर वहाँ चले गए, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग, US नहीं करना चाह रहा है प्रोग्रामिंग, इसलिए वो बुला रहा है कम पैसे में, आप समझ रहे हो। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कुछ बना के डेवलप करेंगे, और जब हम
सर्विस बेस से हट के कुछ यूनिक खुद बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस होंगे। अभी हमें यह है कि कम पैसों में ज़्यादा काम करने वाला वो बन के सिर्फ नहीं रह जाना। आपने अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, हम्म, उन इंडस्ट्रीज की भी समझ है आपको। हम्म, अब कंटेंट इंडस्ट्री की समझ आ चुकी है, हम्म, यूट्यूब सोशल मीडिया की समझ आ चुकी है। हम्म, मेरा मानना ये है कि अब 1-2 साल के अंदर यूट्यूब एक टूल लेके आने वाला है हम्म, जिसमें ऑटोमेटिकली AI डब्ड लैंग्वेजेस में आपका कंटेंट रिलीज होगा। यानी कि आपके वीडियोस हिंदी में होते हैं, हम्म, पर शायद 1 या 2 साल बाद जापान में भी नितिश राजपूत यूट्यूब चैनल जापानीज में कंज्यूम हो रहा होगा। जब ये AI टूल आ जाएगा लैंग्वेज डबिंग का, तब नितिश राजपूत के बहुत सारे स्पेनिश फैंस होंगे। आई फील कि आपके जियोपॉलिटिकल वीडियोस बहुत सही रहते हैं और दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं, प्लस आप थोड़े से मैक्सिकन भी दिखते हो। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं का ही बता देते हैं मेरे को। कोई कहता है अफगानिस्तान, कोई कश्मीर, हाँ, कोई आप थोड़े अफगान दिखते हो। ओके, ट्रैवल आप बहुत करते हो। कोशिश करता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। कुछ वर्ड्स कम रहते हैं और फील ज़्यादा कर पाता हूँ, और ज़्यादा दुनिया देखने से आपकी जो पर्सपेक्टिव है ना वो एकदम चेंज होता है। अब कोई बैठा है दूर, उसने देखा कि बस ज़मीन खरीदनी है, ये गोल है। अब उसको सडनली आप उठा के अगर थोड़ी सी दुनिया दिखा दो, कहेगा यार नहीं अभी तो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं इतनी अपनी लाइफ इसी ज़मीन खरीदने में लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं उनका माइंड थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। गांधी जी भी देखो, आप साउथ अफ्रीका से आए और उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो बाहर जाने से कुछ तो है, मैं फिगर आउट तो नहीं कर पाया हूँ क्या ऐसी चीज़ होती है कि लोग एकदम उनकी लाइफ चेंज होती है, लेकिन कुछ तो है, तो वो मैं जाके बस फील ही कर पाता हूँ। आप इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करो, हाँ, especially? इंटरनेशनल, Okay. मतलब अपने कल्चर से हट के दूसरे कल्चर में जाना। हम्म, और मुझे बहुत मज़ा आता है कि क्योंकि जो एक इंसान है वो अपने अपने कल्चर या फिर दूसरे के कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करके वो खुश रहता है। अब जैसे मुंबई दिल्ली में तो बस काम होते हैं, यहाँ पे तो बस फ्लैटों में रह के काम होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अब हम पेरिस में जाके वहाँ पे लॉक करना है कि हम लव को लॉक कर देना है बड़ी स्टूपिडिटी कि भैया क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कल्चर जब आप देखते हो तो अच्छा लगता है। अलग अलग कल्चर के बारे में जानना, ट्रेडिशंस क्या क्या फॉलो हो रहे हैं, उसमें मज़ा आता है। आई फील कि जब आप भारत से बाहर चले जाते हो, ये हम्म। कहीं भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, हम्म, थाईलैंड भी हो सकता है जो पास में है, हम्म, फिर भी एक छोटा सा सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट फील होता है आपके दिल और दिमाग को कि आप घर से दूर हो, हम्म, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, हम्म, और आपका बेस्ट वर्जन वहां निकल आता है। हम्म, ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हो, हम्म, अगर प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप निकल सकते हो। हम्म, एंड आई फील कि कुछ कुछ लोगों को ये डिस्कम्फर्ट ज्यादा अच्छा लगता है, हम्म, और ये वही लोग होते हैं जो सोलो ट्रैवल करते हैं। हम्म। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो थोड़ी सी, आई डोंट नो, कभी मुझे तो करा नहीं, मैंने कभी करा नहीं बिल्कुल। मैंने 1-2 बार किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म, एक पार्टनर की जरूरत तो लगती है, हम्म। कोई ना कोई दोस्त, गर्लफ्रेंड, कोई भी कोई देख के कोई तो हो बगल में। डिस्कस करना है हाँ, कि आपको कैसा लग रहा है देख हाँ, तो सबसे ज्यादा मजा आता है जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ट्रैवल करने में और ज्यादा मजा आता है कि यार ये देखो क्या है, कोई देख मतलब बता भी तो सको किसी को। आप कभी भी गाली देते हो? नहीं, गाली अभी मैंने जावेद अख्तर ने बड़ी बढ़िया बात बोल दी थी, तो वो बैठ गई एकदम। तो गाली एक ऐसी चीज है कि जब इंसान की एक्सपर्टीज, स्किल सेट खत्म हो जाती है वाह, तो वहां पे वो आती है। आप देखोगे लड़ाई में कब गाली शुरू होती है, जब जवाब, अच्छा तू ये अब कुछ जवाब नहीं है तो फिर अब गाली। तो जो स्किलफुल है, जिसके पास टैलेंट है, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, जो चाह के रंग जमा सकता है, तो ये गाली की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। मेरे थॉट नहीं है, जावेद अख्तर ने बोले थे तो मैं वो कन्वे कर रहा हूँ आपको। तो मैं भी यही फिलॉसफी फॉलो करता हूँ। पर आप किसी भी सिचुएशन में गाली देते हो? निकल जाती है कभी, निकल जाती है। हाँ, क्यों? जब गुस्सा पता नहीं, एक कुछ ना कुछ तो है, कुछ हो जाता है, निकल जाती है। लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी नहीं। कभी बाहर गांव रेसिज्म का सामना किया? हम्म, क्योंकि पता है आप टेक्निकली एथनिकली आप राजस्थान से हो, मैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर। अच्छा नॉर्थ इंडिया, हम्म, ठीक है। मैं भी मतलब एथनिकली पंजाबी हूँ, ठीक है। हम ना थोड़े से अरब दिखते हैं इस वजह से और मेरे बहुत सारे अरब दोस्त भी हैं, साथ में मिल बैठकर मैंने इस चीज का मजाक भी उड़ाया। पर हम जापान गए थे, एक तरह का फूड एक्सपीरियंस होता है उनका, ओकोनोमियाकी, यानी कि आप बैठे हुए हो और सामने आपके ही सामने वो खाना फ्राई करके आपको देते हैं, एक फ्लैट तवा रहता है। तो हम एक ओकोनोमियाकी रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ ओनर्स ही रेस्टोरेंट को चला रहे थे, हस्बैंड वाइफ, और काफी ज्यादा रूड थे। और ये पहली बार थी कि जापान में किसी रूड इंसान से मुलाकात हो रही थी। पर हमारे साथ एक भारतीय भाई थे जिनकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, ठीक है, मतलब पूरी दाढ़ी, और वो भी थोड़े अरब दिखते थे, तो काफी ज्यादा रूड थे। और मैंने पढ़ा था कि शायद जापान और
इनके बीच कुछ आई डोंट नो व्हाई बट अपेरेंटली कुछ एनिमिटी है। हम्म, तो मैंने बस ऐसे मस्ती के लिए कहा हेलो हम्म, भैया इंडिया इंडिया, हम्म, और फिर पूरा मूड स्विच हो गया, हाँ, अरे इंडिया, फिर अच्छा, सर्व करने लगे, बात करने हम्म, लगे ये वो। तो हम लाइक ओके यहाँ थोड़ा ये रेसिज्म डॉज हो गया, हाँ, बट कभी कभी यूरोप में रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो अ, मेरे साथ जब पहली बार हुआ था तो तब मुझे समझ में आया कि यार कैसा लगता है। तब ये जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन के और बाकी ये तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है। आप थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हो। हम्म। जैसे मैं एक बस थी वहाँ पे, उसमें मैं घूम रहा था, आयरलैंड में था मैं। तो पूरा तो उस बस के अंदर भी ना आगे की जो सीट रहती है वो 2 स्पेशल सीट थी, तो वो हमने ले रखी थी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको। तो थोड़ा सा वो खाने पीने का भी देते हैं, तो बस में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ यार ये समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ थी। तो पूरा हमने ट्रैवल किया, बहुत मौज मस्ती आई। फिर वहाँ पे जो गाइड था वो बताने लगा कि ये चाइनीज फूड है, ये है, बट यू कैन नॉट इग्नोर द रबिश इंडियन फूड। उसको लगा मैं इंडियन नहीं हूँ। और ऑल ऑफ मतलब उस समय पता नहीं क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन पूरी बस में ऐसा लगा कि मैं अकेला सा हो गया, मूड एकदम सा हो गया और बहुत लो फील होने लगा। और थोड़ी देर पहले आप पैसे से वो सारी चीजें वहां पे एकदम स्टार बन के वो एंजॉय कर रहे थे, वो सारा कर रहे थे, तो तब पता चला यार कि ये होता क्या है। और मैं तो मेरे साथ एक स्कूल में एक बच्चा मतलब बच्चा दोस्त था मेरा, मुझे 12th में जाके पता चला कि वो SC ST को बिलोंग करता है। पता नहीं क्यों छुपाया हुआ था वो चीज उस दिन मुझे समझ में आई कि भाई वो क्यों छुपाता है, कि क्यों इतने टाइम तक वो क्या क्या फील करता होगा। वो उस समय मेरे को समझ में आया। वो आप नई बातों से उससे जब तक आप पे नहीं होगा आप वो चीज समझ नहीं सकते। पॉडकास्ट के थ्रू ना मतलब एक इंटरव्यूइंग स्किल ये भी होती है कि आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है आपके गेस्ट की। हम्म, पर उस वजह से मैं सारे सिचुएशंस में लोगों की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगा हूँ। हम्म, स्पेशली ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते, बट जनरली जब आप यूरोपियन से बात करते हो ना वो एकदम झट से खुलते नहीं। हाँ, तो मैंने ये भी सीखा कि उन्हें खोलने का हैक ये है कि फुटबॉल के बारे में बात कर लो थोड़ा सा। हाँ, वो एक अच्छा, कॉमन कनेक्ट बन जाए, फिर पूरी तरह से खुल जाते हैं हम्म, कि हाँ चेल्सी चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम्म, पर ऑन द सर्फेस अगर कोई थोड़ा सा भी भारतीय दिखता है या थोड़ा सा भी अरब दिखता है, हम्म, अक्सर लोग सामने से एकदम खुल के बात नहीं करते। और ये भी एक ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है इसका सामना करना, इससे आगे बढ़ना। और एंड आई ऑल्सो फील कि वहां गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, एक्सपीरियंस करो, move on। गुस्सा तो ऑप्शन ही नहीं है। आप गुस्सा दिखा के क्या, वो आप हर्ट हुए हो। आप ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया आप उसको कुछ कर दोगे। आप आपकी एग्जिस्टेंस थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जहाँ पे भी पैदा हुए हो वो चीज़ आपसे जा नहीं सकती। आप सिटीजनशिप ले लो कहीं जाके, लेकिन आप रहोगे इंडियन ही कुछ भी मरते दम तक। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने कल्चर, अपने देश, अपने उसके बारे में जितना हो सके उतना अच्छा आप बात करो। पर हमने अभी रेसिज्म की बात करी कि वो फीलिंग कैसी होती है हम्म, जब कोई आपके साथ रेसिस्ट है। हम्म, बहुत छोटा फील होता है। बहुत छोटा है। अब सोचो कि अफ्रीकन की रियलिटी क्या होती है दुनिया भर। उनके साथ हर कोई रेस, मेरे कुछ अफ्रीकन भाई है और मैं हमेशा उनके साथ ना थोड़ी सी रेसिज्म के बारे में बात करता हूँ कि आपको कैसा लगता है यार। एक पॉइंट का जब फ्रेंडशिप थोड़ी गहरी हो जाती है फिर आप ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि यार इफ यू आर ब्लैक एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली तो हर जगह स्टेयर्स का और जजमेंट का सामना करना पड़ता है। यार जो हमारे देश में भी ब्लैक लोग आते हैं वेकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, मेरे ख्याल से उन्हें भी इसका सामना करना पड़ता है हमारे ही देश में। ये मैंने मुंबई की ट्रेन में भी देखा है। ऑटोमेटिकली ये सोचा जाता है नाइजीरियंस के बारे में कि हाँ ये तो ड्रग डीलर्स ही होंगे, पर ये सच नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग जॉब के लिए आए हैं। आई फील कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेसिस अटैक्स ब्लैक लोग को फेस करने पड़ते हैं। हाँ, मानता हूँ मैं ये चीज़। Okay. कैसा कितना बुरा लगता होगा उसमें, तो ये सोचता हूँ। हम 1-2 इंसिडेंट हुए तो उसमें इतना बुरा फील होता है, तो उसमें तो और ज़्यादा। पहली फॉरेन ट्रिप कौन सी थी? पहले पेरिस गया था मैं। क्या सीखा? ये सीखा कि लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आराम से। मैंने पहली बार देखा कि लोग जो वहाँ के वेटर हैं वो डांस करते हुए सर्व कर रहे हैं, वो इतने खुश हैं। तो ऐसा क्या इनको मिला हुआ है? तो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे बहुत अच्छा। बहुत लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रेसफुल तरीके से कमाना है, बच्चों के लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। ठीक है, आराम से पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये चीज़ देखने को मिली वहाँ पे। और आज तक की सबसे मेमोरेबल फॉरेन ट्रिप कौन सी रही है जहां आप में कुछ बदला? आयरलैंड में कह सकता क्यों? हूँ। वहाँ पता नहीं क्यों नेचर को देख के एक शांति सी आ गई कि बहुत ज़्यादा हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डेडलाइंस हैं, चेज़ करनी है। थोड़ा आराम से भी ज़िंदगी जी जा सकती है नेचर के पास। वहाँ का नेचर अलग है। याद है आप कहाँ गए थे आयरलैंड में? ऐसे नाम तो नहीं याद, लेकिन कई सारी जगह वहाँ पे एक बस हम लोगों ने करी थी और वो पूरा 3-4 दिन उसने घुमाया अलग अलग जगह पे। वहाँ के लोग कैसे थे? प्यारे? हाँ, अच्छे थे। दुनिया के सबसे प्यारे लोग कहाँ मिले? सबसे प्यारे तो
ऑस्ट्रेलिया में मिले मुझे, रियली? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? मेलबर्न में। और वो भी, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं थे, वो वहाँ के आसपास के आए हुए थे, माइग्रेटेड थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अच्छा वेलकम किया था उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सबसे यादगार रहा है यादगार people सारे perspective हैं। से? हाँ, वो ये आप कह सकते हो कि वहाँ ऐसा नहीं लगा कि अरे ये कोई आया है ऐसा करके। इंडिया में आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? नैनीताल में सबसे ज़्यादा गया हूँ, ओके। तो वहाँ पे जाता हूँ। बाकी राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, ये जगह मुझे बहुत, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ट्रेडिशन जो है वो उसको फॉलो किया जाता है, उसको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश की जाती है, मुझे वो जगह पसंद आती है। उनके साथ जाके और उनके साथ उस चीज़ को देखना, फील करना, यार ये 100 साल पहले ऐसे हुआ था। ऐसी हर जगह पे जाना मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ कल्चर मिले। हाँ, और अभी मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा जल्दी से एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ, क्योंकि मे भी जब एक एज हो जाएगी तब शायद पास की जो चीज़ें हैं वो और एक्सप्लोर करूँगा। अभी तो दूर दूर की सारी जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर, पता चले फिर ये घुटने दर्द कर रहे हैं। सबसे क्रेजी इंटरनेशनल लोकेशन कौन सी है जहाँ आप गए हो? एकदम रैंडम, जहाँ लोग जाते नहीं। ऐसी तो कोई नहीं है, मैं तो ऐसी वही टिपिकल जो चीज़ें फेमस है वहीं पे ही जाता कोई ऐसी हूँ। जगह है जहाँ आपको जाना है? पता नहीं है, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। मेरे लिए एक ऐसी जगह है, हाँ। टोगो, अच्छा। अफ्रीकन कंट्री है, हाँ जहाँ वूडू आप जानते हो, मतलब हाँ अफ्रीकन हाँ तंत्र है। हाँ। तो कहा जाता है कि वूडू का इंटरनेशनल कैपिटल है टोगो। मेरे को वहाँ जाकर वहाँ के तांत्रिक के साथ पॉडकास्ट करना है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं उस टाइम पे देखना चाहूँगा, वो जो पैलेस्टीन और इजराइल वाली जो जगह है जहाँ पे लड़ाई हो रही है, वो हो रही है, वहाँ पे जाके वो देखना चाहूँगा कि यार कैसे वो, फिर वही बता रहा हूँ, अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन से मतलब नहीं है, जहाँ का इतिहास रहा है वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर ऐसा खतरनाक जगह जाना होगा तो ऐसी जगह जाके एक बार देखूंगा। अब सीख क्या कर रहे हो ट्रैवल करते वक्त? मतलब क्यों ट्रैवल कर रहे हो? मैं ट्रैवल करता हूँ ताकि एक्सपीरियंसेस अक्यूमुलेट हो जाए और क्रिएटिविटी में थोड़े फायदे मिले मुझे, और इस पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़े। मैं ये कहूँगा कि मैं भी समहाउ यही चीज़ अचीव करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैं घूम के आता हूँ बाहर से तो ये चीज़ मेरे काम में भी दिखती है। एक तो अच्छा खासा रीसेट होता है, और पता नहीं क्यों सोचने की जो तरीका होता है वो और इम्प्रूव होके तब मैं अपना कंटेंट बना पाता हूँ। वहाँ जाके जो क्रिएटिविटी है वो मेरी बढ़ जाती है, जैसा कि आपने बताया, आपके साथ भी सेम चीज़ होती है, और मुझे शांति मिलती है जो यहाँ पे कभी कभी, क्योंकि काम ऐसा रहता है ना, आप अगर अपने घर में बैठे तो आपको फिर याद है कि यार ये करना है, ऐसा करना है। वहाँ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो लगती नहीं, वो छोटी लगती है, ये याद में ही नहीं आती हो। अब ये क्यों होता नहीं पता। मेन रीज़न आप ये हो सकता है कि शायद वहाँ चाह के भी कोई इंसान कुछ नहीं सोच सकता कि कोई प्रॉब्लम। आपके चेहरे पर ना बिल्कुल स्ट्रेस दिखाई नहीं देता। अच्छा। हाँ। और ये आपके वीडियोस देखकर भी लगता है अच्छा। कि ये इंसान सच में खुश है और बहुत बहुत सॉर्टेड आउट है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है आपकी। आई थिंक कि इसलिए लोग आपका चैनल देखते भी है। आप बहुत वॉचेबल हो। वॉचेबल हो। हाँ, वॉचेबल मतलब गुड लुक्स भी आ गए एज अ अच्छा। फैक्टर, अदा भी आ गई, प्रेजेंटेशन भी आ गई, बट कुछ कुछ इंसान वॉचेबल होते हैं, जैसे उन्हें देखने का मन करता है। अच्छा। फिर मैं भी वॉचेबल हूँ। आप सही में वॉचेबल हो। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने जॉन एब्राहम से बात करी थी आपके बारे में, हम्म। तो उन्होंने बोला गिव हिम माय रिगार्ड्स, पर उन्होंने ये भी कहा कि नितिश भाई से ये वॉचेबल एंगल के बारे में बात करो कि वो इतनी गुड लुकिंग है, क्या वो जानते हैं कि उनके गुड लुक्स की वजह से भी लोग उन्हें देख रहे हैं? ये तो पहली बार किसी ने ऐसा बताया है कि मतलब लुक्स की वजह से भी देखते हैं। आई थिंक एक फैक्टर रहता है। अच्छा। पहले मैं नहीं मानता था ये, पर तन्मय ने मुझे ये बोला था बहुत पहले 2015 में कि या तो बहुत अच्छा दिखना चाहिए या तो बहुत मेमोरेबल। तो वो तब थोड़े से हेल्दी थे ज्यादा, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत मेमोरेबल हूँ। अच्छा। जो सच है। और ये होते हैं मीडिया सीक्रेट्स। अच्छा। खुद को मीडिया प्रोफेशनल मानता हो? नहीं 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 यार, मैंने बीटेक किया है, मेरे यहाँ कुछ मास कॉम किया नहीं है। क्या? बस क्योंकि हमारा मीडिया नहीं सही से काम कर पा रहा तो उसका एडवांटेज मिल गया है मुझे। जैसे कहते नहीं है कि जब हर तरफ सन्नाटा रहता है तो सुई की आवाज़ भी सुनाई देती है, तो क्योंकि हर तरफ सन्नाटा है तो ये छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वाह, आई फील कि आप इतना ज्यादा रिसर्च इकट्ठा कर रहे हो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में, उस रिसर्च को लेकर अगर मैं उस सारे रिसर्च को एक बाल्टी में मिक्स कर दूं, उस बाल्टी से आपको भारत के कल्चर के बारे में पता चलेगा, राइट? कि भारत कहाँ जा रहा है, कहाँ है, ये बताओ। अपने सारे रिसर्च को अगर आप अक्यूमुलेट करें तो आपको क्या पता चला इंडिया के बारे में? ये बहुत जनरल, बहुत वेग क्वेश्चन है, और यही इस सवाल का मजा है। यार इंडिया के अंदर ना अगर सही तरीके से कोई चीज़ भेजी जाए या दिखाई जाए तो काम करती है। जैसे मैं भी आपके क्वेश्चन पे भी आऊँगा, जैसे कि हम लोगों ने एकदम से जजमेंट पास कर दिया कि अरे यार इंडियंस हैं, ये शॉर्ट कंटेंट, खराब कंटेंट देखते हैं, वो करके। ऐसा है नहीं। 1.5 घंटे की वीडियो 7 मिलियन
कई कई हमारे ऐसे कंटेंट है कि 12-12 13-13 मिलियन लोगों ने देखा है और वो 40 मिनट 30 मिनट का है और वॉच टाइम से आपको आइडिया लगता है ना कि कहाँ तक देख रहे हैं वो। तो वो नंबर तो बड़ा है, करोड़ों में है। और ऑब्वियसली शॉर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक सही तरीके से आपने वो चीज़ दे दी, आप हो सकता है वो मूड नहीं समझ पा रहे हो कि यार उन्हें चाहिए क्या, लेकिन अगर एक बार आपने पकड़ लिया तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बस स्टीरियोटाइप कर दिया कि यार ये तो ये ऐसा ही देखते हैं। इंडियंस और इंडिया की जो ऑडियंस है उसको बेवकूफ़ समझना, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। बहुत स्मार्ट है। आप किसी भी क्रिएटर को उठा लो, वो 2 मिनट में बता देंगे ये सेंटर से थोड़ा राइट है, ये सॉफ्ट राइट है। क्रिएटर को लगता है कि वो आएगा, बैठेगा, 4 बात बोलेगा, इंडियंस हैं, मैं बेवकूफ़ बना लूंगा। कुछ लोग आते हैं जार्गन्स, बिग एकेडमिक वर्ड यूज करके वो दिखने की कोशिश करते हैं कि हमें आता है। ऑडियंस पकड़ती है फटाक से। और इंडियन ऑडियंस जब भी आप एक्स्ट्रा माइल जाते हो मेहनत में, वो कभी अननोटिस नहीं जाता। आपने बता दिया यार मैं ये बना दिया, ये लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा है नहीं। वो टैलेंटेड लोग हैं, वो समझते हैं। अगर वो आप कहते हो कि यार ब्लाइंड भक्त हो गए हैं वो, या फिर एक ही जने का कंटेंट देख रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया जब वो थोड़ा सा भी हट के करने लगा है काम। तो इंडियन ऑडियंस को मैं ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ। आपको वो लाना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि यार ये देख ही नहीं रहे, आप ये भी तो देखो वो देखने ही नहीं चाह रहा, वो ऑलरेडी 9 घंटे काम करके आ रहा है। आप क्यों उसको वो चीज़ ज़बरदस्ती कर रही है, उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है ना अभी। लेकिन अगर सही तरीके से दिया जाए तो इंडियन ऑडियंस उस चीज़ को देखती है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश कहाँ पे है और कहाँ जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे सेंस, मतलब हम लोगों को भी थोड़ी सी प्राइड लेने की आदत धीरे धीरे पड़ रही है। पहले हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुलामी हमने सही है, बहुत सारी चीज़ें करी देखी हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हम देखो पहले मून के साउथ में इधर जाने वाले, हम पहले ये, हम भले ही वो बड़ी चीज़ ना हो, लोग हंस देते हैं, लेकिन ये जो प्राइड धीरे धीरे बिल्ड किया जा रहा है कि हम पहले ये हैं, भले ही वो छोटी चीज़ हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और इसी डायरेक्शन में हमें काम भी करना चाहिए, रैदर देन आके मैं समझदार हूं, मुझे पता है और मैं आके बेवकूफ़ ले जाऊंगा। उनको नहीं पता, उन्हें पता है। आप लेके आओगे तो वो देखेंगे। इंडियंस कितने हैं बाहर का कंटेंट देखते हैं, और इंडियन ऑडियंस हर जगह है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो अगर बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, तो अगर आप ये ऑडियंस को क्रैक कर लेते हो तो आप ऑलरेडी इंटरनेशनल जा चुके हो। आपको क्या जरूरत है वो 10% स्पेनिश या फिर चाइनीज को दिखाने की। अगर नेटिव स्पीकर की बात करूं तो 4th नंबर पे आती है जो नेटिव स्पीकर जो हिंदी बोलते हैं। पहले नंबर पे चाइनीज है, दूसरे पे स्पेनिश है। नेटिव स्पीकर की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। तो हिंदी में कंटेंट बनाना अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। जनरली कोई खुश नहीं रहता कंटेंट क्रिएटर्स की जर्नी के साथ। हमेशा नो मैटर हाउ मच यू इंप्रूव, हमेशा एक ये रहता है कि नहीं है क्या कर रहा है, कुछ क्रिटिसिज्म रहता है। तो वो तो बड़ा पॉजिटिव साइन रहता है, यानी कि आप कुछ तो सही कर रहे होगे। एक बात बोलूं, मैंने एक चीज आपसे सीखी है, आप रिएक्ट नहीं करते हो किसी कंट्रोवर्सी पे। और वो कोई ऐसा नहीं है, हर कोई चाहता है कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि वो टाइम होता है कि वो करना, लेकिन आपका कभी रिएक्शन ही नहीं आता। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कंट्रोवर्सी करी, कोई रिएक्शन नहीं। फिर एक टाइम के बाद समझ में आया कि यार इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप मेंटल पीस पे तो रहते ही रहते हो, फिर उस कंट्रोवर्सी में आप अपनी ऑडियंस का टाइम और खराब कर रहे होते हैं। और वो जो ऑडियंस भी आई होती है कंट्रोवर्सी वाली, वो उसको वही चाहिए मसाला, तो वो आपकी एल्गो भी खराब करती है। अब उसको आप समझदारी वाला कंटेंट दोगे तो उसको वही लड़ाई झगड़ा चाहिए। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से करी, ये चीज मैंने आपसे जाने अनजाने में सीखी है। थैंक यू। आप ये जानते हो ना कि आपके साथ भी ऐसे ही कंट्रोवर्सीज होंगे आने वाले 1-2 साल में। नहीं, बहुत ऐसे मौके अभी हुए थे जहां पे बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन मतलब छोड़ा। आपके दिल को कैसा लगता है? मुझे तो यही लगता है कि कुछ अच्छा कर रहा हूं मैं, इसलिए ये हो रहा है। नहीं हो रही है तो यानी कि आप अभी इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं। वाह। पहले ना ईयर 1 में, अभी ईयर 9 या ईयर 10 चालू है, ईयर 1 में बुरा लगता था। और तब भी मतलब 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स थे, तब भी लोग करते थे, तब बुरा लगता था। नहीं, उसी टाइम पे तो बुरा लगता है, क्योंकि उस समय आपकी जो वैक्सीन होती है वो लगी नहीं होती है।